यो विषयमा सबैको विचार आउनुभन्दा पहिला विषय प्रवेश गराइदिनको लागि म मानिए कि 5-7-10 मिनटमा यो यात्राको विषयमा प्रारम्भिक तपाईहरुलाई जानकारी उहाँले भिजन अगाडि बढ्छौँ, त्यसपछि फेरि कन्क्लुजनतिर जान्छौँ र कन्क्लुजनमा हामी सबै बसेर मानिससँग आज शनिवार महत्वपूर्ण बैठक हम लोग जन्म जन्म सीता जन्म यात्रा मुस्लिम आयोग विगत महीनों में भी हम लोग मैथिलगढ़ मंडला में गौशाला के अनुपम बैठक में इस विषय में विचार की खुला रूप में हम लोग कार्यक्रम किए थे, धारणा दिए थे। उसका उस विषय में बहुत सारे 4% के लोगों को सकारात्मक धारणा इस संगठन के ऊपर इस संगठन में लगे हुए जो साथी लोग हैं, योद्धा लोग हैं, अच्छा है और कई लोग प्रश्न उठाए भी कि आप लोग मुस्लिम विरोधी है। हम लोग को कहना है कि है इस देश में सांसद या मंत्री या मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय के या मुस्लिम धर्म से जो लोग बनते हैं वो निरंतर 5 वर्ष तक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए आवाज उठाते रखते हैं, तो वो हिंदू विरोधी नहीं है। अगर हम लोग जन्मजात हिंदू हैं और धर्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग का अंतिम संस्कार करते हैं, एक संस्कार के तहत हम लोग का संस्कृति के लिए अपने मातृभूमि के लिए हम लोग जो है बात करते हैं। हम लोग धर्म पर जो प्रहार हो रहा है और इस पर अतिक्रमण हो रहा है, इस चीज को हम लोगों ने उठाया। संविधान में धर्म के आधार पर कोई भी आयोग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सभी जातीय सभी धर्म का बराबर अधिकार होना चाहिए। संविधान के प्रस्तावना में कि जात के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में लिख देने से और व्यवहार में वो चीज नहीं देखा गया। इसलिए आज मुस्लिम आयोग का कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि मुस्लिम तो मधेश में है ना, मधेसी आयोग है, तो मुस्लिम तो वैसे भी मधेसी आयोग से अपना फायदा ले रहे हैं, उसी आधार पर उनको आरक्षण भी मिल रहे हैं। मधेश आंदोलन का अगर 22 बूंदे और 8 बूंदा को अगर आप पलटा कर देखिएगा तो मुस्लिम समुदाय को पहचान, इस देश में मुस्लिम समुदाय है या नहीं है, उसी आधार पर उसी समझौता में उनका पहचान मिला है। उनको भाषा का पहचान मिला, उनको सांस्कृतिक और धार्मिक जो कार्यक्रम होते थे उन पर जो विदा नहीं देते थे, उस आधार पर मधेश आंदोलन से वो लोग को फायदा हुआ है। आप उस समझौता को देखिए।
लेकिन ये आयोग बना देने से मुस्लिम सब क्या कहा कि हम मधेसी नहीं। जिस मधेश आंदोलन से जिसमें मधेसी लोग उनको यहाँ पर एक पहचान दिलाया, आज उस समुदाय के विरुद्ध में राज्य ने मुस्लिम आयोग बना करके उनको हम लोग से अलग किया है। इसलिए इस्लामिक धर्म के नाम पर जो उथल पुथल या अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए आयोग का काम कोई काम नहीं है। ये आयोग का पदाधिकारी अपने जात या धर्म या समुदाय में काम नहीं कर करके इसके माध्यम से गलत काम की ओर जा रहा है। जैसे आप भूटानी शरणार्थी में एक आपको हज करने के लिए कमेटी बनाया जाता है सिंह दरबार के भीतर में, जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय अंतर्गत उसमें जो हज कमेटी के अध्यक्ष थे वो जो है सो गलत काम किए और इस देश से जो है सो गलत आदमी को अमेरिका पठाया गया। तो धर्म के नाम पर में आप गलत काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आयोग को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वैसे भी मधेसी है और मधेश में जो मधेसी आयोग है वो उस तहत के कुछ भीतर में, इसलिए इस आयोग को खारिज करने का हम लोग। ये आयोग क्यों बनाया गया? आज क्रिश्चियन उथल पुथल क्यों कर रहा है? मान लिया ले तो बाबूराम जैसे भट्टराई लोग क्रिश्चियन का अगुवाई कर रहा है, मान लिया जाए, और मुस्लिम के विदेश के इशारा पर, मुस्लिम कंट्री के इशारा पर, मुस्लिम देश के इशारा पर जो है सो यहाँ के जो है सो काम कर रहा है। इसलिए इसका खारिज करने का हम लोग का एजेंडा सार्थक है, अच्छा है, सब लोग कह रहे हैं। क्योंकि जनजाति का आयोग थारू आयोग है, वहाँ भी विभेद किया क्या है कि थारू आयोग भी है और जनजाति आयोग भी है। राज्य को मतलब फुटाने का षड्यंत्र राज्य के तौर पर। दूसरा बात, आज लामा सब जो बुद्ध इस देश के में जन्म लिए हैं, जो विश्व जानते हैं, और बुद्ध का धर्म का आयोग नहीं है, जो बहुसंख्यक हिंदू है उनका आयोग नहीं है। यदि धर्म के आधार पर ही आयोग, उसी आयोग से, धार्मिक आयोग से यदि मुक्ति मिलता है तो हिंदू धर्म नहीं है, इतना बहुसंख्यक है। अगर इतने संख्या में अगर मुस्लिम रहते इस देश में या जिस देश में है, वहाँ इस्लामिक गणतंत्र घोषणा हो गया था। विश्व का इतिहास जो बता रहा है, यदि इतनी संख्या में, यदि नेपाल में जितने हिंदू है उतना है, अगर मुसलमान हो जाए तो हिंदू गणतंत्र जब तक घोषणा नहीं होगा तब तक मुसलमान से नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस चीज़ को हम लोग खारिज करें मुस्लिम आयोग के बारे में। इसके तहत हमको पूर्व से पश्चिम तक जनता के बीच में जाना होगा। खाली काठमांडू में हम लोग मैत्री घर या किसी कोठा में या किसी होटल में हम लोग बात करके, मीटिंग करके कि इस समस्या का समाधान जन दबाव, जनता द्वारा, जनता से जो है सो सरकार को दबाव देने के लिए जन संवाद की आवश्यकता महसूस हुआ और हम लोग रह गया। इस बीच में हम लोग कई कार्यक्रम किए, जो संसद भवन भी घेरा गया, उस दिन से और सतर्क हो गया और धरान्तर को लगा दिया। तो हम लोग अपने धर्म राष्ट्रीयता के प्रति हम लोग उतना ही सजग हैं। इस देश में अगर राष्ट्रीयता पर विचार किया जाए तो आज जो भूटानी शरणार्थी का घटना हुआ है और जो सून तस्करी हो रहा है, ये राष्ट्रता बेचने की सवाल है। सून तस्कर में जो लोग संलग्न हुआ है चाइनीज, उसको नागरिकता किसने दिया? हमेशा राज्य एक बात, बाहरी समुदाय या राज्य से ये बात को उठवाया जाता है कि मधेश में जो है सो इंडियन लोग आकर नागरिकता लेते हैं पैसा, लेकिन आज चाइनीज को नागरिकता कैसे दिया, किसने दिया? नागरिकता दो विषय से जुड़ा हुआ चीज़ है। आदमी को राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास नेपाली नागरिकता है न तो न आपका पहचान है इस देश में, न आप इस देश के राष्ट्र के जनता है। तो राष्ट्रीयता और पहचान से जो जोड़ कर रखा है, तो ये राष्ट्रीयता और पहचान किसने बेचा? तो गृह मंत्रालय के तहत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीडीओ कार्यालय है और बिना गृह मंत्री के इशारे पर सीडीओ चाइनीज जो तस्कर में लोग पकड़ाया गया है, उसको नागरिकता कैसे मिला?
तो मधेसी तो वैसे भी, और बॉर्डर में बसने जो नेपाली जनता है, जो अभी बॉर्डर में पूर्व से पश्चिम जो बैठ रहा है, वो आपको राष्ट्र के प्रति ईमानदार है और सुरक्षा वही कर रहा है सीमाना का। इसलिए हम लोग राष्ट्रीयता प्रति उतने भी ईमानदार है और सजग भी है, और अपने धर्म के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, और इस संघीय लोकतांत्रिक, हम लोग संघीयता मधेश आंदोलन से स्थापित किए हैं। इसमें कोई संसार का सारा लोग जानते हैं कि मधेश आंदोलन से इस देश में संघीयता स्थापित हुआ, और संविधान संशोधन जिसमें अंतरिम संविधान में माओवादी ने छोड़ दिया था, मधेश आंदोलन से गिरिजा प्रसाद कोरेला के नेतृत्व वाले सरकार मधेश आंदोलन के बाद संविधान को संशोधन करके संघीयता लिखा गया। तो इसलिए संघीयत और गणतंत्र, इसी अवस्था में हम लोग हिंदू गणतंत्र का बात कर रहे हैं। व्यवस्था इतना ही दिन में असफल हो गया, संघीयता असफल हो गया, ये कहने वाले जो संघीयता विरोधी लोग हैं उससे भी सजग रहे। हिंदू राष्ट्र को हम लोग राजा से नहीं जोड़े, राष्ट्र संस्था से नहीं जोड़े। हिंदू राष्ट्र इसलिए समाप्त हुआ जो हिंदू को राज संस्था से जोड़ दिया, राजा से जोड़ दिया, क्योंकि राष्ट्र संस्था से पहले से हिंदू सनातन धर्म है। इसलिए हम लोग हिंदू धर्म को स्थापना करते हुए, और थप एजेंडा जो हम अभी आपको कह रहे हैं उसमें भी, जैसे गाय और गोरू को जो हत्या किया है और कर रहा है, वैसे लोगों को 20 वर्ष का सजा होना चाहिए। क्योंकि कानून में 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष तो लिखता है, लेकिन वो कार्यान्वयन कहाँ हुआ। जब देख लिया जो भाई कानून तो गाय और गोरू का हत्या नहीं करना है तो पर भी, लेकिन सरकार आज क्या किया, उसको सुरक्षा दिया ना। और जो उसके विरुद्ध में है, हम लोग मतलब गाय और गोरू के हत्यारा लगी कार्रवाई कर, जब संघीय संसद भवन के अगाड़ी जब हम लोग नारा लगाए तो हम लोग को पकड़ना चाहिए उन लोगों को, उल्टे हम लोग को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब है ये राष्ट्र कहाँ से संचालन है, देश कहाँ से संचालन है, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए जन संवाद की आवश्यकता है। जनता के बीच में ये विषय वस्तु, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी है, इस बात को उठाना चाहिए, लेकिन नहीं उठा रहा। इसलिए राष्ट्रीय अभियान का जो है, राष्ट्रीय एकता अभियान का आवश्यकता है और जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। और दूसरा क्या है, तीसरा, ये हिंदू धर्मावलंबी जो है, इस हिंदू धर्म जो परिवर्तन करते हैं, जैसे हम लोग हिंदू हैं, आप लोग हिंदू हैं, सारे हिंदू, इसको परिवर्तन करने के लिए जो प्रोत्साहन करते हैं और जो हिंदू धर्म परिवर्तन करते हैं, उस दोनों पर जो है इसको कार्रवाई होना चाहिए। इस विषय को हम लोग छुआछूत नहीं है, छुआछूत मन ग्रंथि विषय वस्तु है। मानव के बीच में कोई छुआछूत नहीं है। जो भी जीव है इस पृथ्वी पर, किसी को छूने से कोई भी स्वर्ग या नर्क का बात नहीं है, ये मानव ग्रंथि विषय है। इसलिए हम लोग खास करके ये राष्ट्रीय एकता अभियान जनता के बीच में जन संवाद के द्वारा इस छुआछूत को अंत किया गया। और घरेलू हिंसा, आप देखते होंगे कि मधेश में एक बात क्या है कि दहेज को उठाता है और मधेश को बदनाम किया जा रहा है। धरोहर प्रदेश को बदनाम करते हैं, तराई प्रदेश को बदनाम करते हैं मीडिया सब। यहाँ दहेज के चलते घरेलू महिला का, जैसे आर्थिक सहायता जैसे अभी है, तो घरेलू हिंसा है। दहेज के कारण हुआ है तो घरेलू हिंसा है। तो इस पर जो है सो जन संवाद के तरफ सभी को समझाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई घरेलू हिंसा, दहेज मुक्त देश को हम लोग को अपने प्रदेश को बनाना पड़ेगा। और कृषक का जो है कृषि कार्य के लिए खाद, मल खाद जिसे कहते हैं हम लोग प्रदेश में, उन्नत बीज बीजन का और सिंचाई, ये जो है सो निःशुल्क जो है सो चाहे प्रदेश सरकार के जिम्मा
चाहे संघीय सरकार की जिम्मा, सरकार जो है खास करके ये निःशुल्क जो है क्योंकि कृषि अगर उन्नत नहीं होगा, कृषक अगर फायदा में नहीं होगा तो देश में आप कतों विकास कीजिएगा, सड़क बनाइए, महल बनाइए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए किसान को जो है सो ये विषय, एक विषय जो हम लोग को गर्व करने का विषय है, परसों सर्वोच्च अदालत का संवैधानिक इजलास हफ्ता में एक बार होता है, 5 न्यायाधीश बैठते हैं। हम लोग जो विषय उठा रहे हैं और ज्ञापन पत्र संयोजक जी दिए थे प्रधानमंत्री को कि सांसद जो है, चाहे वो प्रदेश और केंद्र के जो है, उनका भत्ता बाहे जिस दिन बैठक में जाते वो भत्ता उनको दिया जाए, जो भत्ता आप 1000 देते हैं 5000 एक दिन के। और ये विकासी बजट जो अपने कार्यकर्ता को जो है सो थोड़ा 5 करके वो जो है, इसको जो है सो अन्य जो सुविधा है उसको कटौती किया जाए, क्योंकि देश आर्थिक रूप से नेपाल कमजोर है। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास उसको रोक दिया और खारिज किया। ये उपलब्धि मतलब ये राष्ट्रीय एकता अभियान का है, जो फैसला हमारे साथ जो आदेश किया है वो आदेश हमारे साथ है। हम दूसरा, पोखरा का एयरपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय पोखरा का एयरपोर्ट बनाया, उसको आप देखे होंगे कि चाइना का एम्बेसडर जाके कहा कि ये जो है सो BRI के तहत हमने बनाया, उस पर, और उसका व्यापक विरोध हम लोग किए, ज्ञापन पत्र दिए और वो स्पष्टीकरण हाउस में आपको MP शाह और परराष्ट्र मंत्री कहा कि नहीं, ये जो है ये दूसरा उपलब्धि इतना दिन भी जो है जो आंदोलन का जो है सो ये आप सुने होंगे फोटो पत्रिका में। इसलिए नेपाल सरकार जो है सो राष्ट्रघाती BRI समझौता चाइना और नेपाल के बीच में हुआ है, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि खारिज हो, क्योंकि ये समझौता क्या है कि चाइना चाहता कि आप लोन लीजिए, जितने प्रोजेक्ट आप बनाएंगे इस देश में, 7 प्रदेश में आप प्रोजेक्ट बनाइए, हमसे लोन लीजिए और बनाइए। लेकिन मेरा कहना क्या है कि ये राष्ट्रीय एकता का अभियान का कहना क्या है कि भाई नेपाल जो लोन लेगा वो लोन तिरेगा नहीं। जैसे उन्हें श्रीलंका में लोन दिया, पाकिस्तान में लोन दिया और वो नहीं तीर पाया, वहाँ उच्च स्तर का राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ का प्रधानमंत्री जेल गया। श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर में घुस करके जनता ने जो है इसको भगा दिया, मान लिया जाए। तो वो अवस्था नेपाल में लाने का अवस्था, इसलिए ये समझौता खारिज करने का आवश्यकता है। और इधर का जो नेपाल भारत का सीमाना है, इसमें आपको कहीं विवाद है, लेकिन 98% विवाद आपको सुलझा गया है, कहीं कहीं विवाद है। लेकिन नेपाल और चीन के बॉर्डर पर जो विवाद है उसको कौन देखता है? कोई पार्टी नहीं बोल रहा है। जो गांव ले गया, जो सीमाना जो है सो चाइना ने जो है सो अतिक्रमण करके रखा है, उसको मुक्त किया जाए। नेपाल और चाइना के सीमा के जो जमीन है उससे मुक्त किया जाए। सूल लगाए तस्करी संलग्नमा, इस देश में देखिए पंचायत के विरुद्ध में आप लोग जो आंदोलन देखे होंगे, तो क्या नारा थे कि दरबार जो है तो तस्करी करते हैं, उनका स्विस बैंक में पैसा है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय त्रिभुवन विमानस्थल जो है, पंचायत व्यवस्था में भी तस्करी हो रहा था। वामदेव गौतम के टाइम में भी तस्करी हुआ सूल का। गिरजाओं के समय में तो कॉलोनी अपहरण हुआ वहाँ से, जो कंधार चला गया अफगानिस्तान, इंडियन एरोप्लेन, आपको याद होगा। और आज गणतंत्र व्यवस्था में भी वही चीज़ दिया है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल जो है वो तस्कर के हाथ में है। ये चीज़ आपको, इसको कैसे मुक्त किया जाए? और आज जब अनुसंधान शुरू हुआ है, नेपाल प्रहरी उतना लगाने करके उतना बड़ा संगठन है,
तो नेपाल प्रहरी जिसने बनाया वही लोग उस नेपाल प्रहरी अनुसंधान पर विश्वास नहीं कर रहा है। एमआलए नहीं कर रहा है, कांग्रेस नहीं किया, माओवादी नहीं किया, और दूसरा समिति बनाया। इसका मतलब नेपाल प्रहरी तो असफल है, इसलिए दूसरा समिति, उच्च स्तरीय समिति जो है छानबीन कमेटी बनाया है। तो हम लोग कहते हैं कि सून तस्करी लायक का जो छानबीन होता है दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। वो समिति क्या है? बहुत सारे समिति पूर्व न्यायाधीश सबके आयोग बनाया गया, लेकिन कभी कोई प्रतिवेदन सार्वजनिक किया? जैसे हम लोग उठाते हैं तो लाल आयोग जो प्रतिवेदन है वो आपको क्यों नहीं सार्वजनिक हो रहा है? जब आयोग बनाते हैं, संसद के सभी पार्टी के मिलकर आयोग बना रहे हैं अभी, तो वो प्रतिवेदन क्यों नहीं सार्वजनिक करते हैं? इसका मतलब है कि जितने भी तस्कर हैं, आज ललिता निवास का बात आता है, गिरिबंधु टी एक तो जगह है झापा में जो नीलाम करके कि सस्ता में कौड़ी के भाव में बेच दिया, वो जगह का बात आ रहा है। ये सभी आयोग बना करके ये भ्रष्टाचार और तस्कर को संस्थागत करने का बात है। और ये पार्टी खोल करके नेपाली कांग्रेस, एमआलए, माओवादी, ये लोग आपको इस चीज़ को संस्थागत करने का ले जा रहा है। इसलिए हम लोग जो है सो इस अभियान के तहत जो है तो जन संवाद, जनता के बीच में ये बात हम लोग कहेंगे। खाली मीडिया में कि तो बहुत सारे लोग आजकल टीवी नहीं देखते, जो हाथ में मोबाइल रहता है हमेशा ऐसे ऐसे करते हैं, वो टीवी देखना छोड़ दिया। इसलिए जनता के बीच में जाकर के हम लोग को कहना होगा। 13वां है हमारा कि वैदेशिक रोजगार में जो जाते हैं उसमें फ्री वीसा और फ्री टिकट का बात है भी, लेकिन जिनका पहुंच है वहाँ मंत्रालय में, पार्टी में, उन्हीं को मिलता है। इसलिए सर्वसाधारण के लिए ये चीज़ खुला करना चाहिए, चाहे वो स्थानीय स्तर में पठा दें, चाहे प्रदेश स्तर में पठा दें, लेकिन सर्वसाधारण कैसे उसमें मतलब सफलता मिलेगा, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे। न्यायालय है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार न्यायालय में है। राजनीतिक नियुक्ति मधेसिया पार्टी का न्यायाधीश नहीं रहता है वहाँ। आज भी न्यायाधीश नियुक्ति होता है तो वो कांग्रेस, एमआलए, माओवादी 3 ठो बांट करके आप देखिएगा। इसे केपी ओली के टाइम में 10 वर्ष के 8 वर्ष हुआ है, न्यायाधीश सब नियुक्ति हुआ और एमआलए के कार्यालय में मिलने के लिए बहुत बवाल हुआ। अब वो पार्टी का कार्यकर्ता है कि न्यायालय न्यायाधीश है, तो इस तरह का नियुक्ति को हम लोग कहते हैं रोकिए। प्रतिस्पर्धा में जो है नियुक्ति कीजिए। समावेशी का सिद्धांत के तहत संविधान बना है, कानून बना है, आरक्षण है, सबको होना चाहिए। लेकिन पार्टी के सिफारिश से जो न्यायाधीश नियुक्ति होता है वो पार्टी का काम करता है। इस देश में आप देखे होंगे कि जब संसद विघटन हुआ तो गिरजाओं के टाइम में जो है संसद विघटन करके चले गए आपको उपनिर्वाचन में, मध्यावधि में। मनमोहन अधिकारी के समय में जो है सो उसको उस टाइम में जो है सो संसद विघटन नहीं होने दिया। केपी ओली के टाइम में जो है सो नहीं होने दिया। ये सब पार्टीगत संरचना के तहत जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वो नेता की इशारा पर कार्य कर रहे, देश के लिए, जनता के लिए काम। इसलिए हम लोग नेपाल और भारत खुला सीमाना है। बहुत सारे गांव ऐसे नेपाल में है बॉर्डर के साइड में जो बाजार, उधर के बाजार पर निर्भर है। ये निरंतर, आज से नहीं, ये निरंतर चल रहा होगा। लेकिन इस बीच में आकर के ये अर्थ मंत्री प्रकाश शरण महतो कि 100 रुपया से ज़्यादा को सामान आप घरैसी के लिए भी जो दैनिक व्यवहार करते हैं, आप व्यापार के लिए हम लाते हैं, हमको आप कर लीजिए। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है अपने मतलब प्रयोग के लिए जो सामान लाते हैं उस पर छूट होना चाहिए। ये जन संवाद के ऊपर लाल आयोग का बात, लाल आयोग जो प्रतिवेदन है मधेश आंदोलन का वो लागू होना चाहिए। वो प्रतिवेदन क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये मैं तैयार किया हूँ और
एजेंडा आप लोग से हाँ, क्योंकि ये तो पूर्व से पश्चिम के से पश्चिम का एक समस्या होगा, मान लीजिए झापा बॉर्डर का एक समस्या होगा, सप्तरी बॉर्डर का एक समस्या है। तो ये हम लोग का जो भूगोल है, तो अनेक प्रकृति जब मतलब हम लोग का एक तो मतलब रखिए ना, ये बहुत सुंदर है इस देश का प्रकृति। काठमांडू में ठंडा लगे, यहाँ गर्म लगे, तो समस्या भी उसी तरह का है, मनोदशा भी जनता का उसी तरह का है। तो मेरा कहना है कि ये जन संवाद जनता के बीच में मिर्ची महाकाली हम लोग यात्रा करेंगे, ये एजेंडा सब है। और अब एजेंडा होगा तो हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे और इस मिर्ची महाकाली अभियान के आप योद्धा सबके सहयोग से सफलता मिलेगा, मुझे विश्वास लगता है। इस विषय में आप